हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो उम्मीद करूंगा आप सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि सर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट्स की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, उसको लेके प्लीज हमें एक बार के लिए गाइड करिए। तो मैंने सोचा उसी को लेकर आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर मैं वीडियो लेके आऊँ, जहां पर मैं आप लोगों के लिए करेक्ट मैनर में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, जिसके बेस पे आप एडवांस अकाउंट्स के पेपर में बेटा आराम से एग्जामिनेशन लेके आ सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त इवन नंबर लेके आ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये एक बार के लिए मानता हूं, या मतलब अल्टीमेटली मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि बहुत ही कम हमारे पास ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 बन रहा होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली लास्ट ईयर पहले से करा रखे उन्हीं का सितंबर 24 होगा, या जिन्होंने मई 24 का अटेम्प्ट स्किप किया होगा, वो पढ़े थे पहले पर स्किप कर दिया होगा, तो वो कम सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास है जिनका सितंबर 24 में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। बट फिर भी कुछ हो सकते हैं बच्चे ऐसे होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मई 24 में एग्जाम दिए थे, बट उन्हें पता है कि वो अपने एग्जाम अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे। दे आर शॉर्ट एंड दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन एज वेल फॉर सितंबर 24, एंड इफ नॉट टिल नाउ दे शुड स्टार्ट। अगर उन्हें पता है कि उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे और उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए थे, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम, और उन्हें एग्जामिनेशन के भी चांसेस नहीं है। सो उन्हीं सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जिनका सितंबर 24 में अटेम्प्ट बनेगा, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, चाहे वो दोबारा अटेम्प्ट, बेसिकली उसकी तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। तो बेटा सबसे पहली जो आप लोगों को कवरेज, जब आप फर्स्ट टाइम पे कवरेज करते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं बेटा, और सारे क्वेश्चंस एक बार के लिए आपको देखने हैं और करने हैं। बेसिकली असाइनमेंट की भी और प्रैक्टिस की भी। आप बच्चों को पता है मेरा एक मॉडल ऑफ टीचिंग जो है उसके अंदर में मैं बेटा आप लोगों को दो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको डिवाइड करता हूँ, असाइनमेंट और प्रैक्टिस, जिसके अंदर में प्रैक्टिस में मोरलेस काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं, और असाइनमेंट मोरलेस काफी हद तक आप देखेंगे कि वो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आप लोगों को अपने पास में सारे करने हैं। उसमें से मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आपको अब कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो जो रेगुलर बैच के बच्चे या फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे, कई बच्चों ने रेगुलर बैच ऑप्ट किया हुआ पहले का, या अभी वाले रेगुलर बैच में, जो बच्चे ऐसे जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ रहे हैं हमारे, तो बेटा रेगुलर बैच के बच्चों को बोलूंगा वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिनमें डिफरेंट पॉइंट है अप्रॉक्स 60%, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एटलीस्ट आप टारगेट रखो कि 60% क्वेश्चंस तक के हम सिलेक्ट कर रहे हैं अगली रिवीजन के लिए। जब रिवीजन फेज में आएगा, तो जब पहली बार करो तो तभी क्वेश्चंस को छांटना शुरू कर दीजिए, और अप्रॉक्सीमेट टारगेट 60, 60, 70 डिपेंडिंग ऑन चैप्टर टू चैप्टर, इट कैन वेरी कि किसमें डिफरेंट पॉइंट है किसमें नहीं है। एंड जो फास्ट ट्रैक के बच्चे, क्योंकि उसमें पहले ही क्वेश्चन बैंक कम है बट अच्छे क्वेश्चन है, तो वो कोशिश करें अप्रॉक्स 75% क्वेश्चन को छांट ले, ढूंढ ले आपके पास कौन से आपको अगली रिवीजन के अंदर में आपको करने हैं। प्लीज मेक यूज मेरे प्यारे बच्चों ऑफ द हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आप लोगों को दिए, स्पेशली फॉर द यस एंड ऑल्सो इन सर्टेन केसेस फॉर द चैप्टर्स, या छोटे छोटे आपके साथ पॉइंट्स और केसेस डिस्कस किए। साथ के साथ बेटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है प्लीज चैप्टर के साथ साथ ही करते चलिए। जो भी आप लोगों को एमसीक्यूज मैंने दिए हुए गूगल ड्राइव लिंक वगैरह में बेटा आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेड है सारे के सारे। बुक भी आप लोगों के पास इस बार के लिए एप्लीकेबल हो गई थी, तो वो साथ के साथ करते चलेंगे तो फायदा होगा। अगर आप साथ के साथ नहीं करेंगे तो बेटा आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बाद में जाके करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चैप्टर पढ़ा होता है, साथ ही एमसीक्यू करेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यू की वेटेज भी रहती है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अब आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा आप सभी बच्चे जो है प्रॉपर चार्ट ऑफ सोर्सेज बनाइए, अगर आपको सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल रखना, और ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। लाइक आप लोग जब अपने पास बेटा तैयारी कर रहे हो तो उसी समय एक चार्ट ऑफ सोर्सेज बना दीजिए, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या करना है। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर इधर लिखते जाइए, जो भी चैप्टर आ रहे हैं आपको, जैसे असाइनमेंट क्वेश्चंस कर लिए आपके पास हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने कर लिए वो हो गए, आरटीपी मई 24, क्योंकि नवंबर 23 तक तो मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स में कवर किया हुआ है, तो आरटीपी मई 24 आपको करना है। उसकी वीडियो स्पेशली वाईटी पे अलग से मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोगों को दिख जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है। सितंबर 24 जब आएगा तो उसके आगे टिक लग जाएगा, आपको पता रहेगा मुझे क्या क्या करना है। एमटीपी आपके पास पीवाईक्यू मई 24 का है, जब वो आएगा तो उसको पता होना चाहिए हमें वो भी करना है, तो वो तब टिक हो जाएगा, और उसका मैं अल्टीमेटली आपको वीडियो लेके आऊंगा जब वो आपके पास बाद में आएगा। फिर एमटीपी मई 24 आपने कर लिया कि सितंबर 24, तो वो टिक करते रहेंगे। कुछ चीजें आ चुकी है, कुछ चीजें आनी है, सो आपको कंट्रोल रहेगा हमेशा, क्या मैं ऐसे कर चुका हूँ क्या मैं नहीं कर चुका हूँ। तो दैट विल एक्चुअली हेल्प इन योर प्रिपरेशन एंड हैविंग अ कंट्रोल ऑन दिस सब्जेक्ट। आपको मेमोरी बेस पे याद नहीं रखना पड़ेगा, अच्छा मुझे ये चीजें करनी है, रह क्या नहीं हुआ। अब अगर आप अपना ट्रैकर बना लेंगे एक तरीके का, तो आपको हमेशा आसान रहेगा। देन रिवीजन फेज के अंदर बेटा आपने कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज करना है प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अब रिवीजन में आइडली बोलूंगा आपको 2 रिवीजन तो कम से कम करनी है। आपका टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट कवरेज आप 30 जुलाई तक बेटा एनीहो कर ले, मतलब जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनका रिपीटेड अटेम्प्ट वगैरह उनका तो एक बार वो कर ही चुके हैं, तो वो रिवीजन ही चल रही है। और फिर आपको कोशिश करनी है कि 1.5 महीने के अंदर में आपको 2 बार सिलेबस को रिवाइज करना है,
मतलब टारगेट रखिए कि आप 2 बार अगर सिलेबस को रिवाइज कर सके। तो जब रिवीजन कर रहे हो तो बेटा कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चन सिलेक्ट करे थे, अगली के लिए और कोशिश करो कि और क्वेश्चन हम छांट ले अपने पास में, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन करने की आप कोई आवश्यकता नहीं, कुछ ऑडिट और कुछ आप अपने पास में सॉल्व कर रहे हैं। तो आप रिवीजन फेज में जैसे जाते हैं, समय तभी बचेगा बेटा जब कुछ क्वेश्चन को ऑडिट करना। ऑडिट मतलब टिक 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 आप जैसे कर रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस उसमें से सिलेक्ट कर ले जिसमें अगले में सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाए फॉर फाइनल रिवीजन, वो आपको ध्यान रखना है। आप मैराथन वीडियोस का बेटा फायदा उठा सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए, जिसके 3 पार्ट्स आप लोगों के लिए अपलोडेड है। वो मे अटेम्प्ट के बच्चों के लिए, तो और वो एप्लीकेबल है बिल्कुल सितंबर के लिए, कोई अलग से नहीं है करने की, आपको अलग से नहीं है कोई। उसी को आप देखिए, उससे आपके पास फटाफट आपके पास चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। पर वो सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन के समय आप देखें तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। या चैप्टर एक बार अपने एंड पे कर लो, फिर उसको देख लो, तो आपको लगेगा हाँ यार पूरा चैप्टर आता है मुझे। आरटीपी मे 24 की वीडियो बेटा वाईटी पे अपलोडेड है, तो आप उसको जरूर देखिए अपना आरटीपी मे 24 करने के लिए, जहां फर्स्ट है उसके लिए वीडियो देख लीजिए। और केस स्टडी बेस एमसीक्यू लेके मैं वीडियो लेके आऊंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारे एग्जाम में केस स्टडी बेस एमसीक्यू आते हैं, वो एमटीपी में जरूर देखने को मिले थे जो मे 24 के थे। मैं और केस स्टडी बेस एमसीक्यूज एज अ टीम अपनी तरफ से मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ बेटा, एंड उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा आने वाले टाइम में। तो वो भी आप जरूर उसे देखिएगा, क्योंकि उस हमारे पेपर में वो आते हैं और वो एक सब्सटेंशियल मार्क्स रखते हैं, 30 मार्क्स में से काफ़ी केस स्टडी बेस है। बट जो आपके बेटा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है वो करने जरूरी है, वो भी आते हैं, और उन्हीं को करेंगे, चैप्टर को अच्छा करेंगे तो केस स्टडी हो जाएगा। केस स्टडी में कोई हटके थोड़ा ना है, वो तो चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो तभी कर पाएंगे। गिव फोकस बेटा, एएस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये मत सोचिए हमने छोड़ना है कुछ करना है। अनप्रिडिक्टेबल आई से किसी भी एएस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन चैप्टर्स में भी रिस्क नाम मात्र ही ले, सभी चैप्टर्स को हमें करना है बेटा। रिस्क ऑफ लिविंग द चैप्टर बेयर मिनिमम, रेयरेस्ट ऑफ द लास्ट मोमेंट पे देखा जाएगा। अभी के लिए मत सोचो कि हमने चैप्टर छोड़ना, अभी के लिए सोचो हमें सारा सिलेबस करना है। आई नो इट्स चैलेंजिंग, सिलेबस ज़्यादा है, समय लगता है, क्योंकि एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन में दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा बेटा। सीए की डिग्री करनी है ना, नाम के आगे सीए लगाना है ना, हमें करके दिखाना है, हम हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। एंड जनरल कुछ पॉइंट बेटा आप लोगों के लिए जिनका आप ध्यान रख सकते हो और आपको हमेशा ही इसका बेनिफिट मिलेगा। लाइक आप टेस्ट जरूर दीजिए अपने आप को वैल्यूएट करने के लिए, एक टाइम टेबल के तहत अपने पास पढ़िए बेटा, प्रॉपर स्लीप और डाइट लीजिए, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट्स को बेटा अपने लिए बराबर मान के चलिए। हर टीचर ये बोलता है मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी कम नहीं आंकेंगे। ये जरूर है किसी को करने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम, बट आपने अपने माइंडसेट में सारों को बराबर रखना है। ब्रेक जरूर लेते रहे, बीच में एक्सरसाइज भी करते रहे, ठीक है ना। एंड प्लीज बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड मेरे प्यारे बच्चों। यस इट्स अ टफ कोर्स, थोड़ा सा मेहनत मांगती है, यस। एंड मेहनत का बेटा आपको, अगर आप सही तरीके से सही नियत के साथ मेहनत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंड आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो प्लीज घबराइए मत, अपनी मेहनत करते जाइए। एंड बेटा देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क मेरे प्यारे बच्चों। एंड प्लीज गिव अप हमने किसी फेज में नहीं करना है, हम मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, और हम सीए के एग्जाम्स को क्लियर करके दिखाएंगे। मेरी बेस्ट विश ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। आने वाले टाइम में बेटा मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा, जब जब जोन से मुझे लगेगा आप लोगों के लिए रेलिवेंट है। सो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।